नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री कर्णे एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन। प्यारे बच्चों, हम सरकार के तीसरे अंग न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। न्यायपालिका में हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट है वह किस तरह से कार्य कर रही, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या क्षेत्राधिकार है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट है वह न्यायिक सक्रियता का कार्य कर रही है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का काम है, वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और जिसके लिए जनहित याचिका का एक कॉन्सेप्ट आया। क्या आया? जनहित याचिका। जनहित याचिका पब्लिक लिटिगेशन जिसको कहा जाता है, या जिसको सोशल वेवर लिटिगेशन भी कहा जाता है। किस तरह से कॉन्सेप्ट आया? 90 और 79 के अंतर्गत आया, जब बिहार के अंतर्गत हुसैन आरा बनाम बिहार सरकार एक मुकदमा आया और उस मुकदमे में इस कॉन्सेप्ट को वो लागू किया गया। दूसरा इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट 1918 के अंतर्गत आया, जब दिल्ली गवर्नमेंट बनाम जो भारत सरकार एक दिल्ली प्रशासन बनाम है वो तिहाड़ जेल का एक केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जनहित याचिका का काम है वो न्यायालय करेगा। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका और उसके अधिकार। न्यायपालिका के अधिकार क्या क्या है, किस तरीके से न्यायपालिका वो कार्य कर रही है, उनको देखेंगे। न्यायपालिका को बच्चों व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का मतलब है व्यक्ति के जो मूल अधिकार है, व्यक्ति के क्या है? मूल अधिकार। आपके जो मूल अधिकार है क्या है? आपके शिक्षा का जो मूल अधिकार है वह अधिकार की पूर्ति नहीं हो रही, उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, आर्टिकल 32 का प्रयोग करोगे और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप कहोगे कि साहब हमारे लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य माना गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट स्टेट है वो ये कार्य नहीं कर रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो हम देखेंगे कि न्यायपालिका किस तरीके से अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य कर रही है। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है, और संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा का कार्य कर सके। अब जो सर्वोच्च न्यायालय वो संविधान ने ऐसी दो चीजें इसको सौंपी गई, किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, ताकि वह क्या कर सके? नागरिकों के लिए है वह काम करे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। पहला तो है वह 32 और 226 का, और एक तीसरा जो अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 13 जिसमें विधि की बात की गई, जिसमें राज्य का एक कॉन्सेप्ट आया हुआ है। कोई भी विधि कैसी होगी, कोई कानून कैसा है, उसके बारे में बात की गई है कि यदि कोई कानून है, वह कोई सरकार कानून ले आई और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वह क्या है? संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट है वह उस विधि को क्या घोषित कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। क्या घोषित कर सकती है? शून्य घोषित करती है, यानी उस विधि को है वो मान्य घोषित करेगी कि ये मान्य नहीं है, ये अमान्य, पूर्णतः इसको है वो समाप्त किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पास है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए वो दो है, एक तो क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा के मामले में, और दूसरा है वो आपके विधि के मामले में, मूल अधिकार, और दूसरा है कानून के मसले पर, कानून के मामले पर या कानून के मसले पर। क्या है उसको देखिए। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। पहला कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट का ये होगा कि वह अनेक रिटें जारी करे, जैसे बंदी प्रत्यक्ष करने, परमादेश, वह 5 रिटें जो मैंने बताई थी आपको मूल अधिकार में, वो उनको जारी करके मौलिक अधिकारों की रक्षा का काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, वैसे के वैसे हाई कोर्ट भी क्या करेगा? अनुच्छेद 226 का प्रयोग करके क्या करेगा? मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिट है वो जारी करने हैं, तो आप हाई कोर्ट का रास्ता ले सकते हो। तो ये काम तो ये हो गया। दूसरा काम यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को है वो गैर संवैधानिक, गैर कॉन्स्टिट्यूशन है वो घोषित करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहा है और इसको क्या है? इसको लागू होने से रोका जाए। और उसके लिए जो आर्टिकल 13 है वो ऐसी सुप्रीम कोर्ट को पावर दे रहा है। अनुच्छेद 13 के तहत विधि को क्या करेगा? वह शून्य घोषित करेगा, यानी विधि को अमान्य करेगा। कौन? कोर्ट। ठीक है,
ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते। बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रहा है, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ है वह सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या का काम कर रहा है, यानी संविधान की किस तरह से व्याख्या की जाए, किस तरीके से संविधान की रक्षा की जाए। जो कि जो अनुच्छेद 13 है उसमें कोई विधि बना दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर रही है, अतिक्रमण कर रही है, तो वह रक्षा हेतु आगे बढ़ेगा और उसके लिए क्या करेगा, उसको समाप्त है वो कर लेगा। तो ये भी इसके पास में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास में दूसरा बड़ा हथियार है, दूसरा बड़ा दिव्यास्त्र है अनुच्छेद 13, जिसके तहत कोई भी विधि को अमान्य घोषित करके संविधान की व्याख्या और सुरक्षा का कार्य किया जा सकता है। उपरोक्त प्रावधानों में जो दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। अब एक अन्य कॉन्सेप्ट जो आया वो न्यायिक पुनरावलोकन का है कि सुप्रीम कोर्ट है कोई भी डिसीजन को पुनः उसको लिख सकती है, उस पर पुनः विचार कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का मामला है। और न्यायिक पुनरावलोकन का यदि देखा जाए तो हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विशेष प्रोविजन, विशेष आर्टिकल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसी अनुच्छेद 13 में ही किसका उल्लेख किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का उल्लेख किया गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था करता है वह अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का काम का मतलब हुआ कि वह वापस उस मामले को देख सकता है, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, इसको जुडिशियल रिव्यू। यानी क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट है, कोई मुकदमा मैंने कहा था कि 1990 के दशक में दिया, उसको 2020 में वापस उनको लगा कि शायद इसमें कुछ है कि जो बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक कुछ कार्य हो सकता है, तो उस मामले को क्या है पुनः देखेगी, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। या फिर अधीनस्थ कोर्ट ने वो उस पर डिसीजन दे दिया, जैसे हाई कोर्ट ने किसी मामले में निर्णय दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, आर्टिकल 13 का प्रयोग करेगी और उसके तहत क्या करेगी, उसको अपने पास मंगवाकर वापस पुनः डिसीजन देगी या उसको पुनः है वो सुनवाई करने का काम करेगी। तो वह न्यायिक पुनरावलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है। और जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 के तहत विधि का अधिकार उसमें दिया हुआ है, राज्य का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अनुच्छेद 13 के तहत मिला है। और सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभाव्य न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट की यदि देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वो कौन सी है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, वो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि इसी के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, किसी भी मुकदमे की है वापस सुनवाई करेगी। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू का कार्य है वो सुप्रीम कोर्ट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण अधिकार। तो आप अधिकार में क्या समझे, अधिकार में ये समझे कि साहब दो अधिकार हैं महत्वपूर्ण, एक तो वह मूल अधिकारों की रक्षा का काम करेगा आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के तहत, और दूसरा जो काम होगा वह सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए किसी भी कानून, किसी भी विधि को शून्य घोषित कर देगा ताकि वह संविधान का अतिक्रमण करे। इससे हमें यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट है वह संविधान की व्याख्या का काम करेगी, संविधान की रक्षा का काम, कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा का काम कर रही है। फिर तीसरी इसमें एक बात आई कि जो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 का प्रयोग करते हुए न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करेगी, और यह अनुच्छेद 13 से ही बात को अधिकृत किया गया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दूसरी जगह पर न्यायिक पुनरावलोकन का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन में क्या करेगी सरकार, कोई भी कानून बनाए, कार्यपालिका ने, संसद ने अभी कानून बनाया है, उस कानून की वह जांच करेगी एक वास्तविक रूप में ये कानून कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अतिक्रमण करने का काम तो नहीं कर रहा है, कहीं एक कानून कहीं ऐसा तो नहीं लाया जो संविधान को क्या है गैर संविधानिक घोषित कराए, संविधान का अतिक्रमण करके उसको निष्क्रिय करने का काम कर रहा है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है क्या कोई कानून, तो न्यायालय उसे क्या करेगा, गैर संवैधानिक घोषित कर देगा। और प्रावधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का
संविधान में है वो न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है जिसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। बात यह आई कि जो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये हुआ कि वो किसी भी कानून में क्या करेगा, उसकी संवैधानिकता की जांच करेगी, वह सत्य है या असत्य है। यदि वह गलत पाया जाता है तो उसको क्या करेगी, गैर संवैधानिक घोषित करेगी। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे मूल संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे जो संविधान में जो मूल अधिकार है, संविधान हमारा लिखित है, उसमें मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा कि मूल अधिकारों का हनन होने पर क्या है, कोर्ट उसको कानून को निरस्त करेगी। तो मूल अधिकारों में ये तथ्य आया हुआ है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होगी तो ही है वो क्या करेगी, कोर्ट ये काम कर सकती है। इसलिए है न्यायिक पुनरावलोकन जैसा शब्द यदि आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में, तो आप नहीं कहोगे कि मूल कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी विधि को शून्य करने का काम कौन करेगी, सुप्रीम कोर्ट करेगी, और ये शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त महत्वपूर्ण शक्ति है। इस बात का आप ध्यान रखना। आगे बढ़िए, अब बात करेंगे न्यायपालिका और संसद की। वहां पर हमने बात की थी न्यायपालिका बनाम अधिकार की। न्यायपालिका बनाम अधिकार, कैसे अधिकार, मूल अधिकार, यानी मूल अधिकारों का किस तरह से हनन होने पर न्यायपालिका काम करेगी। यहाँ पर है वो न्यायपालिका और संसद दोनों है वो किस तरह से काम कर रही है, और कुछ एक कार्य ऐसे थे जो न्यायपालिका ने बार बार उन कार्यों में हस्तक्षेप किया, जैसे क्या है, या तो शक्ति पृथक्करण के उल्लंघन है, शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत थे उसका उल्लंघन हुआ। कई ऐसे मामले भी थे जिन पर भी न्यायपालिका ने क्या है, उन पर आक्षेप लगाकर है वो उनकी शक्तियों को सीमित करने का प्रयोग किया। दूसरी बात भी यह आई कि न्यायपालिका ने कुछ एक काम ऐसे की जो वास्तव में सरकार को करना चाहिए, वास्तव में गवर्नमेंट का कार्य था, लेकिन वह कार्य किसने किया, जुडिशरी ने करने का काम किया। न्यायपालिका ने संविधान में उल्लेखित शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन किया, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर सीमा लगाने का भी काम किया। अब आप कहोगे साहब ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति की शक्ति है, सरकार के जो 3 अंग है उनकी शक्तियां कैसी है, अलग अलग है, और कैसी है, विशेष है, और कैसी है, स्वतंत्र है। कैसी है, अलग है। ये शक्ति बहुत ही अलग है। इस शक्ति की आप बात करोगे तो ये अलग अलग है, विशेष है और स्वतंत्र है। कैसे कि सरकार के 3 अंग, वही बार बार सरकार के 3 अंगों की बात हो रही है। न्यायपालिका एक तो, दूसरी है कौन सी, ये विधायिका, संसद यानी विधायिका, तीसरी है कार्यपालिका। तीसरी क्या है, न्यायपालिका। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन प्रत्येक की अपनी अलग अलग शक्तियां होगी और उन शक्तियों की सीमा में रहकर ये कार्य करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये किसी भी तरह के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन न्यायपालिका ने क्या किया कि इनका उल्लंघन किया, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का कहीं ना कहीं ऐसा है वो विधायिका इनका कहना, लेकिन वास्तविक तौर पर यहाँ पर शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन नहीं होता है। न्यायपालिका अपने ही क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रही है, तो ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो न्यायपालिका की सक्रियता है कि शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन किया और इसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों पर भी सीमा लगाने का काम किया। दूसरी बात, राष्ट्रपति और राज्यपाल की सीमा पर जो शक्तियों पर सीमा लगाने का काम किया। इस बात को आप समझने की तनिक कोशिश कीजिए कि केंद्र के अंतर्गत है पूरे देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा जो क्या होगा, संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, जबकि राज्यों में ये काम कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति जी कर रहा है। अब क्या हुआ कि जब जब केंद्र में सशक्त सरकार होगी और राज्य के अंतर्गत कोई दूसरे दल की सरकार है, तो क्या किया, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति का है वो राज्यपाल का है वो दुरुपयोग करते हुए क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। यानी राज्यों की जो शक्ति थी उन पर है वो राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या कर रहा है, राष्ट्रपति शासन की बार बार डिमांड कर रहा है, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त होने का कार्य कर रहा है।
जब ये मामला आया, इस प्रकार से मामले आए, मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और चुनी हुई राज्यों की सरकारों ने कहा कि साहब जो राज्यपाल है वो हमारे काम में बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कोई भी थोड़ा सा मामला आया, हमारी असहमति हुई केंद्र और राज्य की, राज्यपाल ने मामला है वो राष्ट्रपति जी को भेजकर कहा कि ये सरकार है वो संविधान के मुताबिक नहीं चल रही, इसको बर्खास्त कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और वास्तविक रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राज्यपाल है उसका पद तो संवैधानिक है, लेकिन सरकार उस पद का दुरुपयोग कर रही है और क्या कर रही है, अपने हितों के लिए है वो अन्य सरकारों को गिराने का काम कर रही है। इसलिए राज्यपाल को हिदायत दी गई कि आपका काम है सरकारों की चाटुकारी करना नहीं है कि आप बार बार है वो चुनी हुई सरकार को गिरा करें, केंद्र को सीधे भेजकर वहां पर राष्ट्रपति शासन की डिमांड करें। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां उन पर सीमा लगाने का काम है वो भी किसने किया, न्यायपालिका ने किया कि अपनी निश्चित सीमा के दायरे में भी लेकर काम करे। कुछ एक मामले ऐसे आए कि जब गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ और राष्ट्रपति की शक्ति है वो ज्यादा प्रभावशाली हुई, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत भी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं राष्ट्रपति जी को भी अपनी सीमा के अंतर्गत रहकर काम करने की हिदायत दी कि राष्ट्रपति है वो औपचारिक रूप से होगा, केवल आपको पेन चलाने है कागज पर, इसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है, आपके हस्ताक्षर चलेंगे, नाम मात्र के होंगे, वास्तविक रूप में आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस प्रकार कहा जाता है कि राष्ट्रपति है वो भारत के राष्ट्रपति को सोने की थाली में 56 भोग परोस दिए गए, लेकिन उसके हाथ है वो पीछे बांध दिए गए, तो आपका काम केवल सिग्नेचर का, इसके अलावा काम नहीं कर। तो ये न्यायपालिका ने कार्य किया, उनकी शक्ति पर है वो सीमाएं लगाने का काम किया कि आप हैं वो अपनी निश्चित सीमा में रहकर कार्य करेंगे। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका संस्थाओं को निर्देश दिए, जैसे उसने हवाला कांड मामले में, नरसिम्हा राव सरकार मामले में, पेट्रोलियम पंपों के अवैध आवंटन के मामले में, जैसे अनेक मामलों में, जैसे सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करें, और आपने इनमें से कुछ के बारे में ठीक है। यानी बात यहाँ पर यह है कि ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया। हवाला कांड मामले के अंतर्गत थे वो सुप्रीम कोर्ट ने तलक टिप्पणी करके सरकार को कहा था कि आप लोगों के ही इसमें उत्तरदायित्व। नरसिम्हा राव मामले और पेट्रोल पंपों को अवैध रूप से आवंटन किया, उस मामले में भी है वो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त है वो उस मामले में सुनवाई की, और इवन की सीबीआई जैसी जो संस्था है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी संस्था है, उस संस्था को भी यह आदेश दिए गए कि आप भ्रष्ट राजनेता और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच कीजिए, और यदि दोषी पाए जाए तो इनको दंडित किया जाएगा, यानी आप निष्पक्ष रूप से क्या करो, आप जांच करो। तो ये काम है वो न्यायपालिका ने किया, कार्यपालिका पर दबाव डालकर और न्याय का प्रतिस्थापित करने हेतु तो ये कार्य हो रहा है। तो न्यायपालिका और संसद के बीच में इस कार्य को लेकर काफी ठने फलत मामला है वो काफी टकराव की स्थिति के अंतर्गत रहा। 80 के दशक के बाद में जो जो न्यायपालिका सक्रिय होती गई, संसद है वो कमजोर होती गई, क्योंकि सरकारें गठबंधन की हुई तो सरकारों की ज्यादा है वो लड़ाई आपस में लड़नी पड़ी। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सक्रिय हो गई, और आज भी न्यायपालिका की सक्रियता को हम देख रहे हैं। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, आगे चीज ये है कि भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध और संतुलन का एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। अब यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस शक्तियों के सीमित बंटवारे पर है काम करना है, आपस में अवरोध और संतुलन का एक सुंदर समन्वय का काम कर रहा है, जिसके आधार पर अलग अलग सभी की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन उनको अवरोध की भी शक्ति दी गई, संतुलन स्थापित करने का काम किया गया है, जिसके आधार पर देश की व्यवस्था चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है, संसद कानून बनाने का काम करेगी और संविधान संशोधन करने का सर्वोच्च कार्य भी उसी का है। कार्यपालिका क्या करेगी, उनको लागू करेगी, यानी संसद को तो काम दिया कि आप क्या करो, संसद करेगी वो कानून बनाने का काम है, ठीक है। कार्यपालिका को हमने काम दिया कि आप एक काम करो, जो कानून बनाएंगे उनको लागू कर लो, और न्यायपालिका को कहा है कि जो विवाद पैदा हुए उन विवादों को सुलझाने और निश्चित करने में कौन होगी, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी। तो जो ये बनाए गए कानून है, न्यायपालिका को कहा गया कि क्या जो बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है। इस स्पष्ट में कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही। अब ये तो सब कार्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर दिए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन कर दिए, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी निरंतर सरकार, संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव का मुद्दा चला, जो भारतीय राजनीति की बड़ी विशेषता रही, क्योंकि जब जब सरकारें कमजोर रही संसद हावी होती गई,
जो जो है वो संसद सरकार है वो शक्तिशाली रही, तो जो न्यायपालिका है जुडिशरी है वो कमजोर रही। और ऐसा का ऐसा वाक्यांश है वो 2019 में या 18 में हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस बाहर आकर मीडिया के सामने है, वो उन्होंने कहा कि हमें वो न्यायिक रूप है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना। जो प्रतीक किसका, वो प्रतीक है कि सरकार का, जब सरकारें शक्तिशाली हुई तो न्यायपालिका कमजोर हुई, न्यायपालिका शक्तिशाली रही सरकारें कमजोर हुई तो न्यायपालिका ने अपना सिर उठा लिया। तो ये एक बड़ा मसला है जो निरंतर है विवाद का विषय रहा। एक चीज और हम पढ़ेंगे, जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के बीच में बड़ा विवादित मसला रहा, लंबे समय के बाद में इसके पीछे लंबे टकराव के बाद में इस पर डिसीजन हुआ। हमने देखा था कि संपत्ति का अधिकार, मैंने आपको पढ़ाया था कि संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार थी और उसको हमने हटा दिया। 7वां ये अधिकार था, अब 6 रहे, ये मैंने आपको बताया था। इस संपत्ति को अधिकार को हटाने की भी लंबी लड़ाई है वो संसद और सरकार और न्यायपालिका, सॉरी जो संसद व किसके मध्य, न्यायपालिका के मध्य, विधायिका के मध्य रही थी। तो संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में भी संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का भी उल्लेख किया गया। यानी जो संसद और न्यायपालिका के बीच में, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में भी है वो लंबी क्या रही, लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ये महत्वपूर्ण एक मसला था संपत्ति के अधिकार को लेकर के। संविधान लागू होने के तुरंत बाद में संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने और संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हुआ। अब जो है संविधान इंप्लीमेंट हुआ तो उसके बाद में एक बड़ा मसला आया कि सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने क्या किया कि जिन लोगों के पास ज्यादा संपत्ति थी, जमींदारों के पास संपत्ति थी, उनसे छीन करें, वो सरकार ने काम करना शुरू किया। तो ये बड़ा एक मुद्दा है, वो मामला चला कि भाई संपत्ति के अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। इस मामले में संविधान, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में वो तनातनी का दौर यहीं से शुरू होता है, टकराव का दौर शुरू होता है। दौर क्या है, संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती है। जब संसद ने कहा कि कोई व्यक्ति कितना है संपत्ति रखे, संसद ने कहा कि कोई व्यक्ति है वो कितनी संपत्ति रखे, संसद संपत्ति रखने के लिए नियम या कानून बनाना चाहते थे। उन्होंने हवाला दिया कि जो संपत्ति का अधिकार है वो समाज में कुछ अमीर वर्ग है, वे ज्यादा संपन्न होते जा रहे हैं, गरीबों का हनन हो रहा है। तो संसद ने कहा कि हम एक सीमा तक ऐसा करते हैं कि कानून लाए और उसमें कहें कि इतनी संपत्ति है उससे आप अधिक नहीं रखें, या कम से कम इतनी संपत्ति होनी चाहिए। ताकि क्या है, क्योंकि सरकार उस समय भूमि सुधारों को लागू करना चाहती थी, बड़े पैमाने के ऊपर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जमींदार थे, उनके पास में ज्यादा संपत्तियां थी, तो उनमें कटौती करने, सभी को है वो संसाधनों का समान वितरण करने हेतु संसद कार्य करना चाहती थी। तो न्यायपालिका ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। बड़ी बात निकल कर यहां पर आई, सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया और कहा कि आप हैं वो बिल्कुल संसद संविधान में संशोधन करने के लिए स्वतंत्र है, हमें उस बात में कोई दो राय नहीं कि जो संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकती है, हमें कोई तकलीफ नहीं। बस शर्त हमारी ये है कि जो संसद है वो क्या है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये किसने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को कि आप संविधान में संशोधन करो, लेकिन मौलिक अधिकारों में क्या है, सीमित नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते। और संसद ने तय संविधान को संशोधित करने का प्रयास भी किया, लेकिन संसद ने क्या किया, जो संविधान में जो कुछ प्रोविजन थे, मौलिक अधिकार थे, उनको भी संशोधित करने का प्रयास किया। लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। अब दोनों के बीच में आपस में टर्नी, एक ने कहा कि नहीं, हम तो जो कुछ मूल अधिकार है उनमें संशोधन करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे भूमि अधिकार, जो भूमि सुधार अधिनियम है वो इंप्लीमेंट करना है, और उसमें जो संपत्ति के अधिकार है वह भूमि सुधार अधिनियमों को रोक रहा है, बाधा पहुंचाने का काम कर रहा है। इसलिए संसद है वो संविधान में संशोधन कर क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है।
मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। ये कौन हवाला दे रही? संसद दे रही। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप एवं मौलिक अधिकार में किसी भी तरह को सीमित नहीं कर सकते। आगे बढ़िए, आगे क्या मुद्दा चल रहा है? संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था वो भी ये संपत्ति का अधिकार था। अब देखेंगे कि संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, किस तरीके से संपत्ति के अधिकार को है सीमित प्रतिबंधित करने की संसद की शक्ति है, किस तरीके से संसद के द्वारा इसमें संशोधन करने का काम हुआ। क्यों? क्योंकि संसद को है वो निर्दिष्ट तत्वों को लागू करना है, और जब निर्दिष्ट तत्वों को लागू करना है तो कोई न कोई ऐसी वादा खड़ी हुई कि मूल अधिकारों को क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंधित करना पड़ेगा, तो ही हो सकता है। तो आप संपत्ति के अधिकार को क्या कर सकते हैं? संसद हटाने का काम शुरू कर दिया। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को है वो संसद है संशोधन करना चाहती है। संसद संसद है वो संपत्ति के अधिकार में संशोधन करना चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हैं वो संविधान में संशोधन कर सकते हो, बशर्त मूल अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते। इसके लिए काफी विवाद ठहरा। 1967 से 1973 के बीच ये विवाद काफी गहराता रहा, और इसमें एक दूसरा मुद्दा जुड़ा मूल ढांचे का। मूल ढांचे के लिए हालांकि बहुत से केसेज आए। एक बेरूबाड़ी करके मुकदमा आया था, बंगाल के अंतर्गत बेरूबाड़ी था, वो हमें पाकिस्तान को देना था। उसमें सज्जन सिंह बनाम बिहार सरकार एक मुकदमा आया था 1967। फिर 1973 के अंदर 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य करके एक मुकदमा आया, केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार एक मुकदमा, और उस मुकदमे के अंतर्गत ये बात निकल कर आई कि वास्तव में मूल अधिकारों में आप संशोधन कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, और मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, संविधान में मूल ढांचा क्या है, उसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट आकर के न्यायपालिका और जो संसद के बीच में विवाद थना था, उस विवाद को कहीं न कहीं 1973 के इस मसले के द्वारा है वो सॉल्यूशन हुआ, इसका समाधान हुआ। इसी के साथ जो भूमि सुधार अधिनियम के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून और नौकरियों में आरक्षण संबंधी मुद्दे हैं, वो भी 1973 के इस मामले में शामिल थे। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार ने कहा कि निजी संपत्ति को अधिग्रहण करने संबंधी नियम और अधिकृत निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद खड़ा हुआ। अब सरकार चाहती थी कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, लेकिन कोर्ट का कहना था कि आप निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर ले, यानी किसी की निजी संपत्ति है उसका अधिग्रहण कर रहे हो, ठीक है कर लीजिए, बस शर्त यह है कि आप उस अधिग्रहण का मुआवजा देने को बाध्य हैं। लेकिन सरकार ने ये देने से ये बात का इनकार कर लिया कि सरकार सार्वजनिक जीवन के लिए है वो उसका उपयोग करेगी, इसलिए हम मुआवजा देने को क्या है तैयार नहीं, और संपत्ति उन लोगों से ली जाएगी जिनके पास में अक्सर संपत्ति ज्यादा है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वो उनकी रक्षा करना। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मुआवजा देना पड़ेगा। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1973 के अंतर्गत मामला केशवानंद भारती का एक मुकदमा है। उस मुकदमे के अंतर्गत क्या है जो डिसीजन दिया गया, उस मुकदमे के डिसीजन में ये बात निकल कर आई कि जो क्या क्या कार्य है वो संसद कर सकती है नहीं कर सकती। तो 1973 का ये मुकदमा कौन सा है? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती करके एक मुकदमा, केशवानंद करके एक बड़े साधु संत थे, केरला के अंतर्गत उनका मठ था, उनकी जमीन संपत्ति को लेकर के विवाद पैदा हुआ, तो ये केशवानंद भारती केस था, इसके अंतर्गत है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ये केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध हुआ 90 और 73 में। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। संविधान संशोधन द्वारा भी मूल ढांचा को नहीं बदला जाता, और न्यायालय ने दो और काम इसमें महत्वपूर्ण किए।
कौन से केस में? केशवानंद भारती मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं करेगी और मूल ढांचे में क्या है, किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं कर सकती, कोई उसमें संविधान संशोधन के द्वारा बदला भी नहीं जा सकता। तो और एक चीज ये भी उसने ऐड की कि आप कहोगे कि मूल ढांचा क्या है, तो वो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि मूल ढांचा क्या होगा संविधान का, वो भी तय सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि ये मूल ढांचे के दायरे में आते हैं। मूल ढांचे के दायरे में क्या चीज आएगी, मूल अधिकार आएंगे या नहीं आएंगे, या संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, संसद की किस तरह की स्थिति रहेगी, राष्ट्रपति की क्या पोजीशन है, तो वो कौन तय करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा मूल ढांचा। और जो मूल ढांचे में मैंने बिंदु दे दिए सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर है वो संसद किसी भी तरह का क्या है, संशोधन नहीं कर सकती। दो और काम सुप्रीम कोर्ट ने ये किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संपत्ति का विवादास्पद अधिकार, जो आखिर में विवाद का केंद्र बिंदु था, जो कलह की जड़ थी, उस जड़ के बारे में कहा। कौन सा जड़ है? वो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार के विवादित मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आई। बात ये निकल कर आई कि मूल अधिकार, आपने कहा कि सर आपने तो कहा था कि मूल अधिकार है, वो क्या है? व्यक्ति उसमें किसी भी तरह का संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन नया कॉन्सेप्ट आया मूल ढांचे का। मूल ढांचे का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा आई और जिसमें कहा कि कोई मूल अधिकार है, क्या कर रहा है, कोई मूल अधिकार है, नागरिकों के अन्य मूल अधिकारों के ऊपर बाधा डालने का काम कर रहा है या विरोध का काम कर रहा है, तो उसको संशोधन करो। संपत्ति का अधिकार क्या है? संपत्ति बड़े वर्ग, मैंने कहा कि मुझे संपत्ति रखने का अधिकार है, नो डाउट, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरे पास में जो पैतृक संपत्ति, ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा जमीन वगैरह है, और मेरे पास भी एक पड़ोसी है, उसके एक इवन की एक झोंपड़ी बनाने के लिए जगह नहीं, तो क्या है, उसका मूल अधिकार बाधित हुआ और मेरा तो अपना मूल अधिकार संपत्ति का। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है कि किसी के अधिकार को बाधित करने का काम किया जाए, और वास्तव में संपत्ति का अधिकार है वो नागरिकों के अधिकार को बाधित कर रहा है, तो आप इसमें संशोधन करो, इस पर प्रतिबंध लगाने को स्वतंत्र है। फलत सरकार इसी मुद्दे के ऊपर बैठी थी और 90 और 70 एक्ट के अंतर्गत 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आई, और 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को है वो कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रतिबंधित कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात, मसला निकल कर आया, जिसके लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही कि संपत्ति के अधिकार को निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है, तो नहीं हटाया जा सकता। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको आप है वो क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। महत्वपूर्ण बात एक तो ये निकल कर आई। दूसरी बात क्या, उसको भी देख लीजिए। दूसरा, न्यायालय ये निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। ये निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने का सर्वोत्तम उदाहरण होगा। दूसरी बात निकलकर ये आई, न्यायालय ने कहा कि कौन सा मुद्दा मूल ढांचा है, कौन सा मूल ढांचा नहीं है, ये निर्धारण कौन करेगा? कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और जो ये काम क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर काम जो करेगी वो न्यायपालिका की जो संविधान की व्याख्या करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च प्रदर्शित कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च संस्था है जो क्या कर रही है, संविधान की व्याख्या करने की और उसकी सुरक्षा का काम कर रही है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति बदल दी और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से वो हटा दिया गया। अब जब ये मुद्दा रहा तो इस मुकदमे ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच में जो विवाद था उसकी सारी की सारी व्यवस्था को बदल कर रख लिया। पहले बात आई कि जो संसद है, सर्वप्रथम जो बेरुबाड़ी से मुकदमे में कहा कि संसद है वो संविधान में संशोधन करके किसी भी तरह के मूल अधिकार को नहीं हटा सकते, ये बेरुबाड़ी मुकदमे के अंतर्गत है। वापस है वो अन्य दो मुकदमे थे, उन मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन चेंज किया कि आप मूल अधिकारों में है क्या संशोधन कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अब क्या मूल ढांचा क्या, वापस 1973 में केशवानंद भारती मुकदमे के अंतर्गत उन्होंने मूल ढांचा भी स्पष्ट किया कि मूल ढांचा है वो तय हम करेंगे और जो संपत्ति का अधिकार है वो मूल ढांचे को बाधित कर रहा है, इसलिए आप इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर आते आते जो इनके बीच एक लंबे दौर की
एक जो विवाद पैदा था उस मसले का कहीं न कहीं निराकरण हुआ। जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो न्यायपालिका है वो क्या है बच्चों, न्यायपालिका इस संविधान की रक्षा और सुरक्षा का कार्य कर रही है। ये चीज महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िए, आगे चीज क्या करिए, तो मोटे तौर पर ये मोटी मोटी बात हो गई कि किस तरीके से जो न्यायपालिका है वो क्या कर रही है, संविधान की सुरक्षा का, संविधान की रक्षा का काम कर रही है। और उसके लिए हमने देखा कि जब जब आवश्यकता हुई, जब जब सरकारें हैं वो शक्तिशाली रही या सरकारों ने कमजोरी की स्थिति में जो संविधान को उलटफेर करने की कोशिश की या संविधान के मूल ढांचे को बाधित करने का काम किया या नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होने का कार्य हुआ, तब तब हमेशा है वो न्यायपालिका ने अपनी भूमिका ज्यादा उजागर की और जनमत के मुद्दे पर, संविधान की रक्षा के मुद्दे पर, लोकतंत्र को कायम रहने के मुद्दे पर वो सरकार ने हमेशा कार्य किया। और इसके लिए हमने देखा कि एक बड़ा मसला था संपत्ति का अधिकार, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देकर संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का है वो संसद को राइट दिया। ये हमारा अध्याय था वो कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे कुछ है स्मरणीय बिंदु है, कुछ बिंदु है जिनको आप स्मरण कर लो, क्या क्या मोटे मोटे तौर पर हुआ था। ये 5 मिनट की समय अवधि में स्मरण कर लो कि ये हमने मुद्दे हैं वो मोटे तौर पर न्यायपालिका में देखा था। न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है जिसे विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। सरकार का तीसरा अंग है, ये क्या करेगा, व्यक्ति और निजी संस्थाओं के बीच में कोई विवाद होगा तो क्या करेगा, पंचायती करेगा और उनकी है पंच के रूप में बैठकर क्या करेगा, निर्णय करके समाधान करेगा। ये कानून के शासन और संविधान की रक्षा का काम करना है। कौन, न्यायपालिका। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का हिस्सा है और न्यायपालिका देश के संविधान के लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति क्या है बच्चों, जवाबदेह। इसका काम है कानून के शासन का भाव। का मतलब हुआ है कानून के शासन का भाव का मतलब ये हुआ कि कानून विधि के समक्ष क्या होंगे, सभी है वो सम्मान होंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त होगी और विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी तरह की कोई उलझन है, कोई बाधाएं पैदा नहीं करें। उसके लिए न्यायाधीशों की क्या है, न्यायाधीश बिना भेदभाव के अपना कार्य कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त करेंगे वो कानून का विशेषज्ञ होगा, विधि का उसका कार्यकाल भी तय होगा। और न्यायपालिका किसी भी तरीके से वित्तीय रूप से है वो विधायिका या कार्यपालिका पर निर्भर नहीं है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि वह स्वतंत्र है। न्यायपालिका न्यायाधीशों की नियुक्ति, वरिष्ठ न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस की सलाह पर कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति जी हैं वो नियुक्ति करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण काम है कि जस्टिस की नियुक्ति है वो स्वतंत्र रूप से होगी तो व्यय नहीं रहेगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता में देखा कि सबसे ऊपर है वो सुप्रीम कोर्ट है, दूसरे स्थान पर है वो कौन है, हाई कोर्ट है, तीसरे स्थान पर है वो जिला कोर्ट है और चौथे है अधीनस्थ है। ये सबसे ऊपर होगी, सबसे ऊपर ये होगी, सबसे ऊपर। इसके बाद में दूसरा स्थान इसका होगा, दूसरा स्थान इसका होगा, तीसरा स्थान होगा हाई कोर्ट के नीचे ये संस्था काम करेगी और चतुर्थ स्थान है वो इसका होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण है, श्रेणी क्रम चलता है। आगे बढ़िए, क्षेत्राधिकार है वही मौलिक क्षेत्राधिकार रीट का है, अपील है और सलाह परामर्श दातिकाएं। राष्ट्रपति जी क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे कि साहब ये सही है गलत है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका जिसे सामाजिक व्यवहार याचिका भी कहा जाता है और जिसके द्वारा 90 और 79 और 1918 का दौर है वह महत्वपूर्ण था। विशेषाधिकार, भारत में न्यायिक व्यवस्था का मुख्य साधन जनहित याचिका है और 1980 और 79 के अंतर्गत ये मामला काफी महत्वपूर्ण रहा और जिसके द्वारा क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने सक्रियता दिखाई। न्यायपालिका सक्रियता का नकारात्मक पहलू यह है कि काम का बहुत ज्यादा है और विधायिका कार्यपालिका को जो काम करना चाहिए वो वास्तव में कौन कर रही है, सरकार कर रही है, न्यायपालिका कर रही है। और सरकार के प्रत्येक अंग के अलग अलग क्षेत्राधिकार शक्तियां, उनका सम्मान करना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण, लेकिन वास्तव रूप में ये क्या कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट काम करेगा, रिटें जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो भी किसको प्राप्त है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। फिर आगे देखिए अन्य कुछ एक बिंदु है, न्यायपालिका और संसद के बीच में संपत्ति के अधिकार को लेकर लंबा विवादित मुकदमा चला, केशवानंद भारती मुकदमा, जिसके अंतर्गत क्या है, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया और संसद को कहा कि वह संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के अंतर्गत किसी भी भाग में संविधान संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचे को आप नहीं बदलोगे।
और निर्णय आपके पास रखा कि कोई भी मुद्दा है मूल ढांचे में होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगी। और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग को दूसरे के अंग के प्रति क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो ये मोटे मोटे तौर पर क्या हो गए आपकी है वो सुप्रीम कोर्ट हो गई। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को देखें, शेयर करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो उस बात को आप टिप्पणी का एक बॉक्स दिया हुआ है कमेंट का, उसमें जाकर अवश्य लिखें ताकि इसका आपका समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई टिप्पणी